ठीक। Good morning, students. I hope you all are doing good. We'll just wait for 1 or 2 minutes to let other people join. You can just inform your friends that the class has started. Please join the class. And I hope my presentation is visible to you all. Welcome back to the class. कुछ कल किसी ने रिवाइज किया क्लास के बाद? गुड मॉर्निंग मनिंद्र. गुड मॉर्निंग प्रिंस. Good morning, Dipanshu. Good morning. लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था मैंने उसका आंसर नहीं आया है. किसी का आंसर आया है? गुड मॉर्निंग शशांक. गुड मॉर्निंग साहिल. गुड मॉर्निंग सिमरन. Okay. Just give me 2 seconds. I'll be right back. So I have shared the group link with you. Is it visible to you all? So this is the already created group for personal tax planning. You can join the group with this link. Okay, so let's begin today's class now. It's already 9:05.
Okay, Dipanshu. Is my presentation visible? Please write yes or no. Is the presentation visible? Good morning, Shweb. Students, can you see my presentation on the screen? Okay. Thank you. So let's start today's class. Topics to be discussed today are 5 heads of income, income from salary, what is the meaning of salary? We will discuss about allowances, types of allowances, and we'll try to cover perquisites also. Okay? Okay, students. Okay. So the agricultural income that we discussed in the last class, I gave you a question. ठीक है, जिन लोगों का क्वेश्चन नहीं हुआ है, I'll try to send the solution on the group. So kindly join the group with the link provided. Okay, if I discuss it today, then we would not be able to discuss the next topic. अगर कोई ऐसा है कि जिसको एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट करना है वो नहीं समझ आया है, तो आप मुझे बता दो. I will try to explain it again. बट अगर आंसर नहीं आया है तो वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी. यू कैन जस्ट चेक द सोल्यूशन फ्रॉम द ग्रुप. एग्रीकल्चरल इनकम क्या था पहले हमने लास्ट क्लास में वो डिस्कस किया था, राइट? सो आई होप इतना तो क्लियर होगा सबको कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है. एग्रीकल्चर इनकम है एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड which is situated in India and is used for agricultural purpose, right? Good morning, Srishti. So एग्रीकल्चर इनकम क्या है? कोई रेंट या रेवेन्यू जो हम ऐसे लैंड से डिराइव करते हैं जो इंडिया में सिचुएटेड है और जिसपे कि हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं, राइट? गुड मॉर्निंग कुसुम. इसके बाद हमने सीखा था स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन. ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन क्या था कि जब कोई इंडिविजुअल जो है एग्रीकल्चर इनकम भी अर्न कर रहा है और वो कोई नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी अर्न कर रहा है. जैसे कि मैं अपने खेतों से पैसे भी कमा रही हूँ, ठीक है, रेवेन्यू कमा रही हूँ अपनी फसल को बेचकर, और उसके साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ, कोई बिजनेस है मेरा, उससे भी मैं पैसे कमा रही हूँ. ठीक है, तो आई हैव टू सोर्सेज ऑफ इनकम. वन इज द एग्रीकल्चरल सोर्स एंड द सेकेंड वन इज द नॉन एग्रीकल्चरल सोर्स. ठीक है, तो इस केस में पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कि जब एक पर्सन जो है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम के जरिए इनकम अर्न कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में उसका टैक्स कैलकुलेट होता है पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड से. ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड की 2 कंडीशंस होनी नेसेसरी होती हैं. द टैक्स पेयर हैज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दैट इज मोर देन द एग्जेम्पशन लिमिट. ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि हमारा जो इंडिविजुअल है उसकी इनकम क्या होनी चाहिए, एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए जो उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है. यानी कि जो पैसे मैं बिजनेस से कमा रही हूँ या जो पैसे मैं सैलरी से कमा रही हूँ वो पैसे जो है मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए. मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट के लिए मैंने यहाँ पे ये टेबल इंसर्ट किया है जिसमें कि हमने टैक्स स्लैब्स जो पढ़े थे उसमें जो इनकम जिस इंडिविजुअल की एग्जेम्प्ट होती है दैट इज मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट. ओके, अगर कोई पर्सन 60 इयर्स से नीचे की एज का है उसके लिए कितनी इनकम एग्जेम्प्ट होती है जिस पे टैक्स नहीं देना होता है? दैट इज 2.5 लाख, राइट? तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि मिस्टर एक्स जिनकी एज है 37 इयर्स तो ही विल फॉल अंडर द फर्स्ट कैटेगरी, तो उनके लिए कितनी इनकम जो है एग्जेम्प्ट होगी नॉन एग्रीकल्चर में? दैट इज 2.5 लाख. ठीक है,
तो पहली कंडीशन क्या होती है कि हमारे टैक्स पेयर की नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या है, मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, एग्रीकल्चर इनकम शुड बी मोर देन 5000। ओके, उसकी जो वो एग्रीकल्चर से पैसे कमा रहा है दैट शुड बी मोर देन 5000 रुपीज। ओके, इज दैट क्लियर? टू कंडीशंस आर क्लियर। अब यहाँ पे हमने मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट के लिए जो है लिमिट्स लिख दी हैं, दीज आर द सेम दैट वी डिस्कस्ड इन द टैक्स लैब्स। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोसीजर फॉर कंप्यूटिंग द इनकम टैक्स अंडर पार्शियल इंटीग्रेशन। कैसे आपने जो है यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो पहला स्टेप क्या करना है आपने, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर लेना है, राइट? ये हमने कल डिस्कस किए थे स्टेप्स कि जो एक इंडिविजुअल है उसकी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, देन द सेकेंड स्टेप इज add agriculture income and the minimum exemption limit and then compute tax। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था कि मिस्टर एक्स की एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दी हुई थी, दोनों को ऐड कर दिया, राइट? दोनों को ऐड करने के बाद उनका टैक्स कंप्यूट कर दिया। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या किया, हमने एग्रीकल्चर इनकम को मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट में ऐड कर दिया और उसके बाद हमने टैक्स कंप्यूट कर दिया, राइट? ये मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट फर्स्ट क्वेश्चन के केस में क्या थी, 2.5 लाख। ठीक है, क्योंकि उसकी एज 37 ईयर्स थी। फिर स्टेप 3 में हमने क्या किया, जो स्टेप 1 का टैक्स आया उसमें से स्टेप 2 के टैक्स को डिडक्ट कर दिया। ठीक है, सो इससे हमारा एक्चुअल टैक्स आ गया, दैट इज स्टेप 3। स्टेप 3 आने के बाद हमने सरचार्ज जो है ऐड करना होता है। सरचार्ज एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता है जिनकी इनकम की 50 लाख से ज्यादा होती है। ठीक है, बट इस केस में हमारे इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं थी क्वेश्चन में, तो हमने सरचार्ज नहीं लगाया। ठीक है, सरचार्ज लगाने के बाद हम लगाते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%। दिस इज अ फ्लैट रेट फॉर एवरीबडी। Everybody has to pay health and education cess at 4% only। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आप अगर 80 इयर्स के हो या आप 60 इयर्स के हो तो आपको अलग अलग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना है, ऐसा नहीं होता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज इक्वल फॉर ऑल। ठीक है, तो लास्ट में हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड कर देना है। इसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया था, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसमें मिस्टर एक्स थे जिनकी एज 37 इयर्स थी, राइट? ये पैसे कमा रहे थे एग्रीकल्चर इनकम से भी और नॉन एग्रीकल्चर इनकम से भी। तो इस केस में हमें समझ आया कि यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा, क्योंकि इनकी इनकम क्या है, एक तो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है नॉन एग्रीकल्चर इनकम, राइट? ठीक है, ऊपर से इनकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है। तो यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन हमने अप्लाई किया। स्टेप 1 में हमने क्या किया, वी एडेड बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम एंड देन कंप्यूटेड द टैक्स। So when we added these two, the amount that we got was 12,68,300. Then we calculated the tax on 12,68,300, which came out to be 1,92,990. Okay. टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बोला था प्लीज जो है हमारी इनकम टैक्स की जो थर्ड सेमेस्टर की बुक थी उसको डाउनलोड करके एटलीस्ट इनकम टैक्स कैलकुलेट करना सीख लो। कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होता है, यू हैव टू कैलकुलेट इट स्टेप बाय स्टेप, राइट? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। जैसे हम 12,68,300 पे टैक्स लगा रहे हैं तो वील लुक फॉर द स्लैब रेट दैट इज एप्लीकेबल फर्स्ट। ठीक है, इस केस में ये इंडिविजुअल जो है ये 37 इयर्स का है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्लैब लगेगा, फर्स्ट वाला जो था फॉर नॉर्मल पीपल दैट इज दोज हु आर बिलो 60 इयर्स। जिस केस में 2.5 लाख क्या था, एग्जेम था। 2.5 लाख टू 5 लाख पे 5% टैक्स था। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? 5 to 10 लाख पे 20% टैक्स था और अबव 10 लाख पे 30% टैक्स था। ठीक है, तो हमने स्टेप बाय स्टेप इसका टैक्स कैलकुलेट किया। तो फर्स्टली जो था 2.5 लाख जो था एग्जेम था, उस पर 0 टैक्स था। तो 12,68,300 में से 2.5 लाख एग्जेम्प्ट हो गया। ठीक है, अब बचे हुए अमाउंट पे
फर्स्ट वाला जो हमारा स्लैब था वो हमने यूज कर लिया। सेकंड स्लैब पे हम आ गए विच इज 2.5 to 5 लाख, ठीक है, जिसका अमाउंट बनता है सिर्फ 2.5 लाख, राइट। सेकंड जो हमारा ब्रैकेट है उसमें 2.5 लाख टू 5 लाख पे 5% टैक्स लगता है, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2.5 लाख ही है, तो इसलिए हम मैक्सिमम 2.5 लाख ही ले सकते हैं, और रेट लगता है 5%, तो दैट इज 12,500, राइट। थर्ड ब्रैकेट पे हम आए जहाँ पे 5 लाख टू 10 लाख 20% टैक्स लगता है, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट हम यहाँ पे 5 लाख ही ले सकते हैं, क्योंकि 5 लाख और 10 लाख का डिफरेंस 5 लाख ही है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए आ गया हमारा यहाँ पे नेक्स्ट में, सो दैट इस पे 20% टैक्स लगाया तो इट कम्स आउट टू बी 1 लाख, राइट। अब क्या हुआ, जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमने देखा दिस अमाउंट कम्स टू बी 10 लाख ओनली। अभी भी हमारी इनकम में से 2,68,000 यहाँ पे 300 है, ठीक है, 2,68,300 है यहाँ पे। इस पे हमने 30% टैक्स लगाना था, ठीक है। तो वो हमने जब लगाया तो 80,490 आ गया। इसके बाद हमने टोटल टैक्स जब कैलकुलेट किया चारों को मिला के, इट केम आउट टू बी 1,92,990। ओके, तो इनकम टैक्स कैलकुलेट ऐसे करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सिर्फ अगर मैं इसे बोल दूं या मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोल दूं और आप ना करो तो आपको समझ नहीं आएगा। यू नीड टू प्रैक्टिस इट। तो हमने फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट कर लिया था पार्शियल इंटीग्रेशन का। वी एडेड द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम एंड देन वी कंप्यूटेड द टैक्स व्हिच केम आउट टू बी 192,990। सेकंड स्टेप क्या था, देखो, एडिंग एग्रीकल्चर इनकम एंड द मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट एंड देन कंप्यूट टैक्स, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम क्या थी हमारी, 8,10,000। इसमें हमने मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट ऐड करनी थी विच इज 2.5 लाख इन द केस ऑफ इंडिविजुअल हुज इनकम इज बिलो 60 इयर्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया तो हमारा अमाउंट आया 1,30,500, राइट, 1,30,500, ठीक है, सॉरी, जब हमने ऐड किया तो हमारा अमाउंट आया 10,60,000। इस पे जब हमने टैक्स कंप्यूट किया तो इट केम आउट टू बी 1,30,500, ठीक है। तो सेकंड स्टेप इज आल्सो डन। नाउ द थर्ड स्टेप व्हिच सेज वी हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल टैक्स। एक्चुअल टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, व्हेन वी विल डिडक्ट स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करेंगे हम। तो स्टेप 1 का अमाउंट आया था 1,92,990, इसमें से माइनस किया स्टेप 2 का अमाउंट दैट इज 1,30,500, सो इट केम आउट टू बी 62,490, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है हमने लगाया 2,500 आ गया, 4% ऑफ दिस स्टेप 3 का जो अमाउंट है इसका 4% किया, ठीक है। और टैक्स लायबिलिटी आ गई हमारी 64,990। So we are done with agricultural income. Now we'll move to the next head, next topic, which is heads of income. So I hope कि heads of income जो है आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा. This is a very main thing when you study income tax. Income tax में 5 head होते हैं जहाँ से income आती है. तो पहला head होता है salary, second होता है house property, third होता है profit and gain from business and profession, fourth one is capital gains, एंड द लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो ये हेड्स जो है हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अलावा चारों के चारों दिए गए हैं। सो नाउ वी टुडे वील बिगिन विद इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो सैलरी क्या होता है, सबको पता है सैलरी क्या होता है। इफ यू वर्क इन ऑफिस यू गेट सैलरी, ओके। तो सैलरी की इनकम जो है वो हमारी फर्स्ट हेड ऑफ जो है इनकम मानी जाती है, ठीक है। इसमें 3 सेक्शन कवर होते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 15 एंड गोज अप टू सेक्शन 17, ओके। इट कवर्स 3 सेक्शन, दैट इज सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17. So the first section, that is section 15, it is a chargeability section. Section 16 is a deduction section.
अब आपने डिडक्शन के बारे में सुना होगा कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है सैलरीड एम्प्लॉयज को, जिसका अमाउंट पहले 40,000 था, बट थोड़े 1-2 साल पहले इट वाज डन टू 50,000। तो अब हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सैलरीड एम्प्लॉय को दी जाती है दैट इज 50,000। ओके, सो इट कम्स अंडर सेक्शन 16। देन सेक्शन 17 में क्या है, कुछ मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ परक्विजिट्स, ये सब चीजें उसमें कवर होती हैं। ओके, सो पहले सैलरी पढ़ लेते हैं। द टर्म सैलरी इंक्लूड्स whatever is received by an employee from an employer in cash, kind और facility। सो सैलरी क्या है? सैलरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पैसे आपको मिले दैट इज सैलरी। सैलरी में आपके मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों ही बेनिफिट्स आ जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखा है whatever is received from the employer is termed to be salary। ठीक है, it could be in cash, it could be in kind, it could be a facility। फैसिलिटी क्या है? आपको ऑफिस आने के लिए जो है व्हीकल दे दिया, ठीक है, आपको रहने के लिए घर दे दिया, रेंट फ्री अकोमोडेशन जैसे दे दी, ठीक है। तो these all are facilities। So salary covers all three things. It could be in cash, it could be in kind, or it could be a benefit or a facility. Provisions regarding computation of taxable income under the head salary are given under section 15, 16 and 17. So I told you salary covers three sections, that is section 15, 16 and 17. So section 15 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 15 क्या है? सेक्शन 15 में हमें 3 जो है कंडीशंस दी गई कि अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन जो है हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती है तो हमारी जो सैलरी हमने अर्न करी है उस पे टैक्स लगेगा। ठीक है, सो पहली कंडीशन क्या है हमारी? फर्स्ट कंडीशन स्टेट्स एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर or from a former employer to an assessee in the previous year whether paid or not paid। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि सैलरी ड्यू हो गई, मतलब कि आप जो थे, आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, तो फॉर एग्जाम्पल कि अभी चल रहा था मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है, मंथ ऑफ अगस्त की आपको सैलरी नेक्स्ट मंथ मिलेगी, जैसे अगस्त खत्म होगा सितंबर में मिलेगी, तो आपको पता था कि आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई और आपकी सैलरी आपको नहीं मिली, ठीक है, और वो ड्यू हो गई। ड्यू का मतलब है कि उसके मिलने का जो है टाइम हो गया था, आपको मिलने वाली थी लेकिन वो मिली नहीं, ठीक है। सो हमारा रूल क्या कहता है, अगर आपकी सैलरी ड्यू हो जाती है बट अभी आपको रिसीव नहीं हुई है लेकिन ड्यू हो गई, ठीक है, मिलने वाली थी, मिली नहीं, अगर नहीं मिली है तो भी टैक्स लगेगा। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? इनकम टैक्स सेज अगर सैलरी ड्यू हो गई है, ठीक है, लेकिन रिसीव नहीं हो पाई है किसी वजह से, ठीक है, फिर भी आपको टैक्स जो है उस इनकम पे देना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या है? एनी सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर by or on behalf of employer though not due or before it became due to him। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट का थोड़ा सा ऑपोजिट है। सेकंड पॉइंट सेज कि ड्यू नहीं हुई थी बट रिसीव पहले हो गई। यहाँ पे क्या केस आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई फंक्शन था, कोई बहुत बड़ा फंक्शन था, तो आपने अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करी कि सर आप मुझे ना थोड़ा मेरे नेक्स्ट मंथ की सैलरी इसी मंथ में दे दो, ठीक है, मेरे घर में थोड़ा फंक्शन है तो मुझे थोड़ा फाइनेंसेस चाहिए होंगे, आप मुझे नेक्स्ट मंथ सैलरी मत देना, आप नेक्स्ट मंथ की सैलरी अभी दे दो। तो व्हाट इज दिस? दिस इज एडवांस सैलरी। आपने अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे एडवांस सैलरी दे दो, ठीक है। तो इस केस में अभी हमारा सैलरी रिसीव करने का टाइम तो नहीं हुआ था, यानी कि वो ड्यू नहीं हुई थी, लेकिन हमें पे पहले हो गई, ठीक है, हमने रिक्वेस्ट करी और हमारे एम्प्लॉयर ने हमें पे पहले कर दी, ठीक है, तो इस केस में भी इस इनकम पे टैक्स लगेगा। ठीक है, सो इन दोनों पॉइंट्स का क्या मतलब है कि अगर आपको सैलरी पहले ड्यू हो जाती है, ठीक है, यानी कि ड्यू हो गई पर रिसीव नहीं हुई, पैसे नहीं मिले, टाइम हो गया था सैलरी आने का लेकिन पैसे नहीं मिले, तो टैक्स लगेगा। अगर पहले पे हो गई,
ठीक है। अगर एम्प्लॉयर ने आपको पहले एडवांस सैलरी दे दी, लेकिन अभी जो है टैक्स मतलब अभी जो है सैलरी पे करने का टाइम हुआ नहीं था, ठीक है, तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर पहले ड्यू हो जाती है तो भी टैक्स देना पड़ेगा, अगर पहले पे हो जाती है एडवांस में तो भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट जो पॉइंट्स है उनका ये मतलब है। द लास्ट पॉइंट सेज any arrears of salary paid or allowed to him in the previous year by or on behalf of an employer if not charged to the income tax for an earlier previous year. So last point क्या कहता है? Arrears जानते हैं आप लोग, arrears क्या होते हैं? जैसे कि फॉर द मंथ ऑफ मार्च आपकी सैलरी थी 20,000, ठीक है। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल में आपकी सैलरी थी 20,000, ठीक है। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। यहाँ पे आपकी सैलरी मान लो हो गई 22,000, ठीक है। अब जून में भी आपको सेम सैलरी मिलनी चाहिए, दैट इज 22,000, राइट। लेकिन क्या हुआ कि मार्च में आपको 20,000 मिली, अप्रैल में आपको 20,000 मिली, मई में क्या हुआ? मिलनी तो 22,000 चाहिए थी, बट आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि अभी मेरे पास 20,000 ही है, तो आप 20,000 ही ले लो, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे 2,000 जो है रह गए, राइट। अब जून में भी सेम चीज हुई, जून में उसने बोला 22,000 तो बनते हैं, लेकिन मेरे पास अभी 20,000 है, तो आप 20,000 ही ले लो, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, 2,000 जो है फिर बच गए, ठीक है। तो ये 2,000 मिलके बन गए 4,000, राइट। तो ये हो गए हमारे एरियर्स, ठीक है। एरियर्स हो गए ये हमारे, हमें रिसीव नहीं हुए, लेकिन मिलने तो चाहिए थे क्योंकि हमारी सैलरी बढ़ गई थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है, टैक्स बोलता है कि जब आपको ये एरियर्स रिसीव हो जाएंगे तब हम इस पे टैक्स ले लेंगे, ठीक है। आपको मिलने तो इतने चाहिए थे बट इतने मिले नहीं, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट बोलेगी कि एरियर्स जब आपको मिल जाएंगे उन पे हम तभी टैक्स लगा देंगे। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि लोगों की सैलरी रिवाइज होती है और उनको कुछ अमाउंट जो है बीच में अगर छूट जाता है, रह जाता है, तो जब उनको ये अमाउंट रिसीव होता है तब उनको इस पर टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्लियर है, एरियर्स पर भी टैक्स देना पड़ेगा। सो मीनिंग ऑफ सैलरी देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 डिफाइन सैलरी। देखो सैलरी की डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, सेक्शन 17 में क्या आती है, मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ परक्विजिट्स ये वगैरह आता है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ सैलरी आता है सेक्शन 17(1) में, ठीक है। सैलरी इंक्लूड्स मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी आइटम्स, नाउ वी नो दिस, हमने सब
स्क्रीन शेयर कर दीजिए मैम। हाँ जी, हाँ जी। Okay, students, so we are back with the definition of salary. Yeah, it just got dropped. Now I'm back. So let's discuss it again. Salary का meaning क्या है? Salary includes both monetary and non-monetary benefits, right? We discussed it in the first slide कि इसमें दोनों चीजें आएंगी, चाहे वो monetary हो या non-monetary हो, ठीक है? तो इसमें मैंने कुछ नीचे एग्जाम्पल्स दिए हैं, कौन कौन से आइटम्स जो है सैलरी में आते हैं। सैलरी में वेजेस भी इंक्लूड होती है, राइट? पेंशन आती है, एन्युटी आती है, ग्रेचुइटी आती है, फीस, कमीशन, परक्यूजिट्स, ठीक है? एडवांस सैलरी मिल जाए वो भी आता है, लीव सैलरी मिले वो भी आती है, ट्रांसफर्ड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड भी आता है, और अलाउंसेस एंड परक्यूजिट्स भी आते हैं। क्लियर है? सैलरी में ये सब चीजें जो है इंक्लूडेड होती हैं। कौन कौन सी? वेजेस भी इंक्लूडेड है, पेंशन इंक्लूडेड है, ग्रेचुइटी, कमीशन, एडवांस सैलरी, लीव सैलरी पता है आप लोगों को क्या होता है? ग्रेचुइटी पता है क्या होता है? लीव सैलरी होती है जैसे कि जब हम कहीं पर जॉब करते हैं तो हमें कुछ लीव जो है दी जाती हैं, राइट? चाहे आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, कुछ अमाउंट ऑफ लीव्स जो है हमारी एक साल की फिक्स कर दी जाती हैं कि एक साल में आपको 20 लीव्स अलाउड हैं, एक साल में आपको 30 लीव्स अलाउड हैं, ठीक है? उस अकॉर्डिंगली हमें एक प्रॉपर शेड्यूल बना के दे दिया जाता है कि इतना लीव्स जो आपको अलाउड है, इतनी कैजुअल लीव्स हैं, इतनी मेडिकल लीव्स हैं, सिक लीव्स हैं, ठीक है? तो कुछ लोग क्या होते हैं, वो अपनी लीव जो है यूज नहीं कर पाते हैं, मतलब उनको, वो बिजी रहते हैं अपने काम में इतना, उनको वो लीव नहीं लेते हैं। तो कंपनी क्या करती है, उनको इस लीव के लिए, लीव ना लेने के लिए इसके अगेंस्ट कुछ पैसे जो है पे करती है, ठीक है? दैट इज नोन एज लीव सैलरी। कुछ कंपनीज जो है नेक्स्ट ईयर ही इसका पेमेंट कर देती हैं, जैसे कि ये वाला ईयर खत्म हुआ, इसमें आपने फॉर एग्जाम्पल 10 लीव्स नहीं ली, ठीक है? तो उनके लिए आपको नेक्स्ट ईयर पेमेंट कर दी जाएगी कि हाँ, इन लीव्स के लिए ये आपकी पेमेंट है। कुछ कंपनीज जो होती हैं, जब आप रिटायर होते हो तब इन सारी लीव्स को अग्रीगेट करके इनकी एक लीव सैलरी बना के आपको इसके अगेंस्ट पेमेंट करती है, ठीक है? लीव सैलरी क्लियर है? हाँ, पेड लीव, जो आपने लीव्स नहीं ली उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट कर दी जाती है, दैट इज लीव सैलरी। The next topic that we are going to discuss is about allowances. तो हमने अभी पढ़ा कि सैलरी में अलाउंसेस भी इंक्लूडेड होते हैं, है ना? जैसे कि कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं हमें, कौन कौन से अलाउंसेस हमें मिलते हैं? डियरनेस अलाउंस सुना होगा, DA, HRA सुना होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सुना होगा। सो ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस मीन्स a fixed sum paid by the employer to his employee monthly other than salary for meeting some particular expenses, whether personal or for performance of duties, ठीक है? तो allowances क्या है? It is a fixed sum of money paid, ठीक है, टू द एम्प्लॉइज बाय हिज एम्प्लॉयर। हमारा एम्प्लॉयर हमें कुछ सैलरी यानी कि जो नॉर्मल बेसिक पे जो है उसके ऊपर कुछ अमाउंट जो है पे करता है इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस, ठीक है? दीज अलाउंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, जिसपे पूरे तरीके से टैक्स जो है हमें पे करना पड़ता है। सेकेंड इज पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, विच मीन्स कि कुछ जो अमाउंट है वो उस पर हमें टैक्स पे नहीं करना होगा, लेकिन कुछ अमाउंट पे टैक्स पे करना होगा, ठीक है? सो दीज आर रेफर्ड टू एज
partly taxable allowances. The third is fully exempted allowances. फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस कौन से होते हैं? जिन पे टैक्स पे नहीं करना होता है, ठीक है। सो तीन टाइप ऑफ अलाउंसेस होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, जिसपे कि पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा, सारे अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकेंड होता है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस में क्या होता है कि आपको कुछ अमाउंट जो है एग्जेम्प्ट मिल जाता है, यानी कुछ अमाउंट पे टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, बाकी पे टैक्स पे करना पड़ता है, यानी पार्टली इट इज एग्जेम्प्टेड एंड पार्टली इट इज टैक्सेबल, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज फुली एग्जेम्प्टेड। फुली एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा अमाउंट ही जो है उस पे टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है अलाउंसेस की तीन टाइप्स। तो इसमें अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस कौन से हैं, जिन पे हमें पूरे तरीके से टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है, और जितना अमाउंट हमें रिसीव होगा उस अकॉर्डिंग हमें टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, यानी कि इसमें टैक्स से हम जो हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट है वो हमें राहत नहीं देती है, ठीक है। ये वाले जो सारे लिस्ट ऑफ अलाउंसेस हैं फुली टैक्सेबल वाले, इनके पूरे अमाउंट पे क्या है टैक्स हमें देना पड़ेगा। सो सबसे पहला जो इसमें आ जाता है दैट इज डियरनेस अलाउंस विच इज DA, है ना। DA सुना होगा, क्या होता है? DA होता है कि जो मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट जो हमें हमारी कंपनी या हमारा एम्प्लॉयर पेमेंट करता है, ठीक है। इट इज गिवन टू एम्प्लॉइज टू कंपनसेट द राइज इन प्राइस लेवल। आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन जो है डे बाय डे कितना इंक्रीज हो रहा है एंड प्राइजेस ऑफ गुड्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो इस वजह से हमें डियरनेस अलाउंस देता है हमारा एम्प्लॉयर, ताकि हम अपनी डेली लाइफ में इस पैसे को यूज कर पाए, ठीक है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं महंगाई भत्ता, ठीक है। डियरनेस अलाउंस भी फुली टैक्सेबल है। नेक्स्ट है हमारा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, दिस इज ऑल्सो नोन एज CCA, ठीक है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। दिस अलाउंस इज गिवन टू एम्प्लॉइज हु आर पोस्टेड इन बिग सिटीज। अब आपने देखा होगा कि कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है, मेट्रो सिटी में रहता है, तो वहां पर काफी महंगी चीजें होती हैं। The accommodation that you are staying in is expensive, the things that you are buying is expensive, ठीक है, as compared to a local town or a local city। एक मेट्रो सिटी में काफी आपको चीजें एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो उसके लिए हमें सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है। जो लोग बड़ी सिटीज में काम करते हैं उनको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। The third one is overtime allowance. Overtime हमें नाम से ही क्लियर है। सत्यम, DA होता है डियरनेस अलाउंस, जो कि हमें इन्फ्लेशन के अगेंस्ट दिया जाता है, ठीक है। जब आप देख रहे हो कि एवरीडे इन्फ्लेशन रेट्स आर राइजिंग, प्राइसेस आर राइजिंग, ठीक है। एक पर्सन को अगर कोई सामान खरीदना है तो हर दिन उसका जो है दाम बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपकी सैलरी में एक अमाउंट DA के रूप में दिया जाता है इस प्राइस राइज से कंपनसेट आपको करने के लिए, ठीक है, ताकि आप चीजें अफोर्ड कर पाए, आप खरीद पाए, ठीक है। तो इसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, क्योंकि महंगाई के अगेंस्ट आपको कुछ पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप महंगाई से कोप कर पाए, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस हमें नाम से क्लियर है कि कुछ लोग जो है ओवर टाइम वर्क करते हैं अपने ऑफिस आवर्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो शिफ्ट है दैट इज 7 AM to 3 PM, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपने 8 आवर्स की अपनी जॉब करी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि 2 घंटे और आप लगे रहे अपने काम में, आपको काम था तो आपको थोड़ा ओवर टाइम काम करना पड़ा, ठीक है। तो कुछ कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉइज को ओवर टाइम अलाउंस भी देते हैं, क्योंकि वो कंपनी के लिए ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं, तो उसकी पेमेंट करने के लिए उनको ओवर टाइम अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। The next one is deputation allowance. Deputation allowance क्या होता है? When an employee is sent from his permanent place of service to some other place on deputation or temporary period. ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को
विजिट करने के लिए या फिर इंस्पेक्शन करने के लिए, या कोई कंपनी एक नया ऑफिस जो है सेटअप करती है, वहाँ पे कुछ दिनों के लिए उस ऑफिस को संभालने के लिए मेन ऑफिस से कुछ लोगों को उधर जो है दूसरे ऑफिस में, न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए। सो उसके लिए उनको डेप्यूटेशन अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। The next one is warden allowance. Warden सबने सुना होगा, हॉस्टल में वार्डन होते हैं। तो this allowance is given to employees who are working as a warden of hostel in education institution. ठीक है। इसके बाद आता है फिक्स मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस हमें नाम से क्लियर है कि मेडिकल से रिलेटेड जो है चीज़ों के लिए हमें कुछ अलाउंस दिया जाता है, हमें चेकअप कराना है, हमें दवाइयाँ खरीदनी है या जो भी है, उसके अगेंस्ट हमें एक फिक्स मेडिकल अलाउंस हमारा एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज टेलीफोन अलाउंस। टेलीफोन अलाउंस क्या है? एक टेलीफोन परचेज करने के लिए हमें अलाउंस जो दिया जाता है, दैट इज टेलीफोन अलाउंस। नेक्स्ट इज हॉलीडे अलाउंस। कुछ कंपनीज जो है हॉलीडे अलाउंस अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पर कि वो अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करती हैं कि आप कुछ 1-2 साल में एक हॉलीडे अपना प्लान कर सकते हैं, और उसके लिए वो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को अलाउंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन देयर इज सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस क्या होगा? जैसे हम अपनी फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी जो है उसके हम बहुत अच्छे एम्प्लॉई हैं, ठीक है, वी आर वर्किंग एट अ वेरी हाई पोजीशन, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है इट गोज इन द ऑफिस ओनली। तो कंपनी ने ये रियलाइज़ किया कि हाँ, इनको एक सर्वेंट की ज़रूरत है जो इनके घर की देखभाल कर सके, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ऑफिस में ही अपना स्पेंड करते हैं। तो हमारी कंपनी ने हमें कुछ पैसे दिए, ठीक है, सर्वेंट अलाउंस के रूप में, और हमें बोला कि आप एक सर्वेंट रख लो और आप जो है उसको ये सैलरी जो है, इसकी सैलरी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज द सैलरी, और ये हम आपकी सैलरी में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। सो ये क्या हुआ? एक सर्वेंट अलाउंस, की एक सर्वेंट रखने के लिए मेरी कंपनी ने मुझे कुछ पैसा दे दिया कि आप सर्वेंट रख लो, सो दैट इज सर्वेंट अलाउंस। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले क्या था, नॉर्मल लोगों के लिए इट वाज अराउंड आई गेस 1300, ठीक है, पर मंथ हमें दिया जाता था कि हम अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस से प्लेस ऑफ वर्क तक जो है ट्रैवल करें, ठीक है, दैट वाज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। लेकिन इन द लास्ट 2 इयर्स ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है नॉर्मल लोगों के लिए हटा दिया गया है। सो अगर किसी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी भी मिलता है तो उस पर अब कोई एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है। पहले 1300 जो है गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देती थी कि कोई बात नहीं, जितना आपका टोटल बन रहा है उसमें से 1300 हम आपको देंगे, ठीक है, एज अ एग्जेम्पशन। टैक्स में आपको 1300 की जो है थोड़ी लेस कर देंगे 1 महीने के लिए। लेकिन अब जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज फुली टैक्सेबल। अगर कुछ भी हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस के फॉर्म में रिसीव हो रहा है तो वो क्या है, उस पर पूरे तरीके से टैक्स लगेगा। बट दिस इज स्टिल पार्टली टैक्सेबल फॉर हैंडीकैप पीपल। उनके लिए एक लिमिट है 3200 रुपीज की। उसमें क्या होगा कि जो भी उनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस बनेगा उसमें से 3200 रुपीज माइनस हो जाएंगे पर मंथ, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने उनको एक एग्जाम्पशन प्रोवाइड करी है, ठीक है। तो उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है दैट इज पार्टली टैक्सेबल, बट फॉर अस हु आर परफेक्टली फाइन, उनके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे अगर कोई भी अमाउंट जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में हमारी कंपनी हमें दे रही है उस पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। वी आर नॉट गिवन एनी एग्जाम्पशन। नेक्स्ट वन इज टिफिन अलाउंस, ठीक है। प्रोजेक्ट अलाउंस, एनी अदर कैश अलाउंस। कोई प्रोजेक्ट के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है तो दैट इज प्रोजेक्ट अलाउंस, या कोई और कैश अलाउंस दिया जा रहा है सो दैट इज एनी अदर कैश अलाउंस, ठीक है। तो ये कुछ लिस्ट थी, कौन से अलाउंसेस थे ये जो कि फुली टैक्सेबल थे, जिनके ऊपर हमें पूरा का पूरे अमाउंट पे टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम अपना हमारा डीएनएस अलाउंस जो है दैट इज 10,000 रुपीज, तो हमारा जो टैक्स है पूरे 10,000 पे हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, ठीक है।
इसके बाद आ जाते हैं हमारे पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस क्या है? देखो, इसमें सबसे मेन जो होता है दैट इज हाउस रेंट अलाउंस, HRA। ठीक है, ये हमने बहुत ही ज्यादा सुना होगा, कुछ लोगों को आई गेस पता भी होगा। सिमरन, डेप्यूटेशन अलाउंस क्या होता है कि अगर आपने कोई नया ऑफिस सेटअप किया है किसी और जगह पर, तो कुछ सीनियर एम्प्लॉयज जो हैं, जो ऑलरेडी आपके ऑफिस में, पुराने ऑफिस में काम कर रहे थे, उनको आप कुछ दिनों के लिए उस नए ऑफिस में जो है भेज देते हो। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए भेजते हो, तो उसमें कुछ खर्चा जो उनका होता है दैट इज गिवन टू देम एज डेप्यूटेशन अलाउंस। ठीक है, उनको सिर्फ थोड़े टाइम के लिए नए ऑफिस में भेजा जाता है टू सी ऑल द वर्किंग, या फिर कैसे वहां पे काम चल रहा है, किस चीज की नीड है। ठीक है, थोड़ा टाइम उनको वहां पे रहने के लिए दिया जाता है, और उसके लिए जो उनको अलाउंस दिया जाता है दैट इज डेप्यूटेशन अलाउंस व्हेन यू आर सेंट फ्रॉम योर परमानेंट वर्किंग प्लेस, ठीक है, टू सम अदर प्लेस फॉर सम टाइम ऑफ सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो फुली टैक्सेबल अलाउंसेस हमारे खत्म हो गए। नाउ वी हैव द सेकंड टाइप ऑफ अलाउंसेस व्हिच आर पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, पार्टली टैक्सेबल नाम से ही थोड़ा क्लियर है हमें कि कुछ अमाउंट जो है हमें टैक्स बोलेगा कि इस पे टैक्स मत दो, एक्ट बोलेगा कि इस पे टैक्स मत दो, और कुछ अमाउंट पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज अ मीनिंग ऑफ पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। इनको हम पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंस भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका कुछ अमाउंट जो है टैक्सेबल होता है और कुछ अमाउंट जो है एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो इनके दो नाम होते हैं, ईदर दे आर कॉल्ड पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस और दे आर कॉल्ड पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो है हमारा दैट इज हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंस के अलावा दूसरे टाइप ऑफ अलाउंस जो है उनको हम स्पेशल अलाउंसेस की कैटेगरी में जो है कंसिडर करते हैं। ठीक है, स्पेशल अलाउंस में दो टाइप के हमारे आगे फर्दर डिवाइड होते हैं अलाउंसेस। फर्स्ट वन कौन से होते हैं? लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो फर्स्ट केस इसमें आता है कि जहां पर गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट लगा दी है। ठीक है, कि इतना अमाउंट जो है आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बाकी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करी थी फॉर हैंडीकैप्ड पीपल, उसमें मैंने आपको बोला था कि ये पार्टली टैक्सेबल है। तो उसमें क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल एक महीने में जो है मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है 5,000 रुपए, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे कहा कि आप 3200 जो आपके लिए एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 5,000 में से 3200 माइनस कर लिया। ठीक है, सो आई एम लेफ्ट विद 1800 रुपीज। तो टैक्स किस पे लगेगा? 1800 पे लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक लिमिट गवर्नमेंट ने लगा दी है कि अगर आप 3200 रुपीज जो है खर्च होते हैं आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में, ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, 3200 खर्च होते हैं तो आपको 3200 एग्जेम्प्ट मिल जाएंगे। ठीक है, एक महीने में। अगर 3200 से कम होते हैं यूज आपके पैसे, तो आपको उतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे 3,000 रुपए खर्च हुए, ठीक है, आने जाने में एक महीने में 3,000 रुपए खर्च हुए, मैं हैंडीकैप्ड हूँ, स्पेशली एबल्ड हूँ मैं, तो मेरे 3,000 रुपए खर्च हुए आने जाने में। ठीक है, तो लिमिट थी 3200 की, तो मुझे सिर्फ 3,000 क्योंकि मेरे खर्च हुए हैं, तो उतना ही क्या बोलते हैं मेरा खर्चा मान लिया जाएगा और पूरे पे एग्जेम्पशन दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मेरे 3400 रुपीज खर्च हो जाते हैं, तो मेरे लिए जो ये 3400 में से 3200 एग्जेम्प्ट थे, इसमें से जो 200 रुपए बच गए, इस पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो दोज आर classified under special allowances की first category which says limit prescribed by the government is exempt। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी है कि जैसे हैंडीकैप ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आपको 3200 की लिमिट है, इतना आपका खर्चा होता है तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इससे ज्यादा होता है तो जितना अमाउंट ज्यादा है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्लियर है, लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट। एंड सेकंड केस क्या है,
amount received or amount spent whichever is less is exempt. ठीक है, सो अमाउंट रिसीव, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें जो है सर्वेंट अलाउंस दे दिया गया, ठीक है, सर्वेंट अलाउंस में हमें हमारे एम्प्लॉयर ने 10,000 रुपए दे दिए कि आप सर्वेंट रख लो, ठीक है। अब ये मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, वैसे वो फुली टैक्सेबल में आता है, बट आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल कि सर्वेंट अलाउंस के लिए उसने हमें 10,000 रुपए दे दिए। अब हमारा खर्चा हुआ सिर्फ 8,000 रुपए का, ठीक है। तो सेकंड केस क्या कहता है, अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट, यानी कि उसने हमें तो 10,000 रुपए दिए थे लेकिन हमारा खर्चा हुआ 8,000 रुपए का, ठीक है। तो हमें जो टैक्स है उसमें 8,000 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, और क्योंकि उसने हमें 10,000 रुपए दिए थे तो वो जो 2,000 रुपए बच गए दैट वुड बी टैक्सेबल, ठीक है। क्लियर है सेकंड केस? इसमें गवर्नमेंट ने कोई लिमिट नहीं लगाई है, इसमें सिर्फ क्या लिखा गया है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कोई अमाउंट दे देता है, ठीक है, और उसमें से जो आप अमाउंट स्पेंड करते हो, ठीक है, उन दोनों में से जो अमाउंट कम है उसकी एग्जेम्पशन हमें मिल जाएगी, ठीक है। सो इसमें जो मेन चीज हमें कैलकुलेट करना सीखना है दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब क्या होता है, आई होप कि ये आपको आता होगा ऑलरेडी। HRA is specifically granted to an employee by his employer to meet expenditure actually incurred on the payment of rent in respect of residential accommodation occupied by the employee. So आपका employer जो है आपको कुछ पैसे देता है house rent allowance के रूप में, ठीक है, जो आपको क्यों दिए जाते हैं, ताकि आप जहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं उसमें आपको थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है। घर रेंट पे लेने के लिए पैसा दिया जाता है, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। HRA is exempt under section 1013A with least of the following. अब क्योंकि ये पार्टली टैक्सेबल में आता है, ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। इन कंडीशंस में से जो सबसे कम अमाउंट हमारा बनेगा उतने की हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगी, यानी उतने पे हमें टैक्स नहीं देना है और बचे हुए अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट वन इज एक्चुअल HRA रिसीव्ड, यानी कंपनी ने जो हमें एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस जो है प्रोवाइड किया, ठीक है। सेकंड इज एक्चुअल रेंट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन माइनस 10% ऑफ सैलरी। सेकेंड केस क्या बोलता है, जो हमने एक्चुअल रेंट पे किया, जैसे कि हमने 10,000 रुपए रेंट पे किया पर मंथ, माइनस हमारी सैलरी का 10%, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी सैलरी कितनी थी, 20,000 रुपए थी, तो 20,000 का 10% इज 2,000, ठीक है। तो सेकंड केस का कितना आ जाएगा, 8,000 रुपए, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ? फर्स्ट क्या है कंडीशन हमारी कि एक्चुअल HRA रिसीव्ड, यानी 10,000 रुपए जो उसने हमें अलाउंस दिया था हमारे एम्प्लॉयर ने। सेकंड क्या है, एक्चुअल रेंट जो हमने पे किया उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस करना है। और थर्ड क्या है, थर्ड में कुछ कंडीशन और हैं, एन अमाउंट इक्वल टू, अगर आप रहते हैं मेट्रो सिटी में, जो कि ये 4 मेट्रो सिटीज यहाँ पे दी गई हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई, ठीक है। इसमें आपको 50% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करना है, जो आपकी सैलरी है उसका 50%, या फिर वेयर सच अकोमोडेशन इज सिचुएटेड इन एनी अदर सिटी, अगर इन चारों के अलावा आप किसी और सिटी में घर किराए पर लेकर रह रहे हैं तो वहां पर 40% ऑफ द अमाउंट ऑफ सैलरी लेना है, ठीक है। इन तीनों में से जो लीस्ट अमाउंट आएगा दैट वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। कंडीशन क्लियर हो रही है कुछ? ये 3 कंडीशन हमें देखनी है। फर्स्ट इज एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जो हमें एक्चुअल अमाउंट मिला हाउस रेंट अलाउंस का हमारे एम्प्लॉयर से। सेकेंड इज एक्चुअल रेंट पेड, ठीक है, जो हमने एक्चुअली में रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ सैलरी अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, या फिर अमाउंट इक्वल टू 40% ऑफ सैलरी अगर आप किसी और सिटी में रहते हो, ठीक है। यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है,
HRA में सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन। ठीक है, सैलरी का अमाउंट हमारा तीन चीजों से बनेगा हाउस रेंट अलाउंस में। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे लिखा हुआ है 10% ऑफ सैलरी माइनस करना है। थर्ड कंडीशन में लिखा हुआ है कि 50% ऑफ सैलरी है ना। तो ये सैलरी कौन सी सैलरी है? कि सैलरी बनी है तीन चीजों से, जो कि है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस एंड प्लस कमीशन। ठीक है, इससे हमारी सैलरी कंपोज हुई है। अब देखो इनको समझने के लिए, हाउस रेंट अलाउंस को थोड़ा इजीली समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है यहाँ पे, इसको हम एक बार समझ लेते हैं तो आपको ये तीन कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन पढ़ो पहले। मिस्टर ए हु रिसाइड्स इन दिल्ली, नाउ द फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन इज कि जो हमारा एम्प्लॉई है वो कहाँ रहता है? दिल्ली में। दिल्ली इज अ मेट्रो सिटी। ठीक है, गेट्स ₹4 लाख पर एनम एज बेसिक सैलरी, तो ये 4 लाख रुपए की इसकी बेसिक सैलरी है। ही रिसीव्स ₹60,000 पर एनम एज हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, उसको उसकी कंपनी से कितना पैसे मिलते हैं? 60,000 पर एनम एज हाउस रेंट अलाउंस, यानी एक साल में उसको 60,000 रुपए मिलते हैं एज HRA। रेंट पेड बाय हिम इज 50,000। अब वो एक्चुअली में कितना रेंट पे कर रहा है? 50,000। ठीक है, पर एनम। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल HRA फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में हमें ऑलमोस्ट सारी चीजें गिवन है। बेसिक सैलरी दे दी उन्होंने हमें कहा कि HRA का अमाउंट हमें इतना रिसीव होता है, एक्चुअल रेंट जो है हम कितना पे करते हैं। ठीक है, सो सब चीजें ऑलमोस्ट दे दी, तो हमने इनको नोट कर लिया। फर्स्ट वन इज कि हमारी सैलरी कितनी है? 4 लाख, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे बेसिक सैलरी दी गई है, देयर इज नो DA, देयर इज नो कमीशन, तो हमारी सैलरी का टोटल कितना है? 4 लाख ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें DA और कमीशन दिया होता तो हम बेसिक सैलरी में DA का अमाउंट और कमीशन का अमाउंट ऐड कर देते और वो हमारी सैलरी बन जाती। ठीक है, सेकेंड थिंग दैट इज गिवन इज HRA रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी, कि कंपनी ने हमें हाउस रेंट अलाउंस के रूप में कौन से पैसे दिए? ठीक है, 60,000 रुपए दिए। उसके बाद एक्चुअल रेंट पेड, जो हमने एक्चुअली में पेमेंट करी है, दैट इज 50,000 रुपीज। ठीक है, एंड द सिटी दैट वी आर स्टेइंग इन इज इन दिल्ली। तो बैक टू द कंडीशंस, एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना है? कितना HRA दिया है हमारी कंपनी ने? 60,000। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी कंडीशन थी उसका अमाउंट है 60,000, राइट। सेकंड कंडीशन क्या है? एक्चुअल रेंट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट कितना पे किया इसने? मिस्टर ए ने 50,000। ठीक है, माइनस 10% ऑफ सैलरी, यानी कि 10% ऑफ 4 लाख, दैट इज 40,000। तो सेकंड का अमाउंट आ जाएगा हमारा सेकंड कंडीशन का। एंड द थर्ड वन इज अमाउंट इक्वल टू, क्योंकि ये दिल्ली में रह रहा है तो 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50% ऑफ सैलरी, दैट इज 50% ऑफ 4 लाख रुपीज, बिकॉज आवर सैलरी इज 4 लाख रुपीज। कंडीशंस को हमने यहाँ करके लिख दिया। नाउ सी, एक्चुअल HRA received is clear, 60,000 is given to us. Rent paid minus 10% of salary. Rent पे हमने कितना किया? 50,000 minus 10% of 4 lakh, that is 40,000. So it comes out to be 10,000, right? Second condition done. Third condition is 50% of salary, that is 50% of 4 lakh rupees, which comes out to be 2 lakh. Okay. तो हमें क्या बोला गया था? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। सो इसमें से जो सबसे कम है उसी की हमें एग्जेम्पशन मिलेगी, बाकी अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारा लीस्ट क्या है? ऑब्वियसली 10,000 है हमारा, सबसे कम अमाउंट 10,000 दिख रहा है हमें। तो नीचे मैंने क्या लिखा है? ₹10,000 बीइंग द लीस्ट ऑफ द थ्री इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी कि 10,000 रुपए की एग्जेम्पशन हमें मिल जाएगी। द बैलेंस विच इज लेफ्ट इज 50,000 विल बी चार्जेबल टू टैक्स, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयर ने हमें 60,000 रुपए दिए थे। ठीक है, तो हमें टैक्स तो देना पड़ेगा, बट उसमें से हमें 10,000 रुपए की एग्जेम्पशन मिल गई इन चीजों को यूज करके।
तो बचा 50,000, दैट वुड बी टैक्सेबल एंड 10,000 विल बी एग्जेम्प्ट. ओके, क्लियर है एचआरए? एचआरए की 3 कंडीशंस क्लियर है? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड प्रैक्टिस इट. आई होप ये 3 कंडीशंस आपने नोट कर ली होंगी. फर्स्ट क्या है हमारी, एक्चुअल एचआरए जो हमें रिसीव हो रहा है. सेकंड क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. एंड थर्ड क्या है, 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज एंड 40% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ अदर सिटीज. ठीक है, इन तीनों में से जो लीस्ट अमाउंट आएगा दैट वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ठीक है, और बचे हुए पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा. सो प्लीज ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा. HRA इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. प्लस आप लोग ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने लिंक दे दी है. नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.